डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीस। एक्चुअली सबसे पहले चीज़ तो ये समझने की ज़रूरत है कि कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीस में हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं सिंगल मूवेबल पुली या सिंगल फिक्स्ड पुली के कंपैरिजन में। एक्चुअली सिंगल फिक्स्ड पुली जो है वो हम लोग सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। किसी चीज़ को अगेंस्ट द ग्रेविटी खींचना बड़ा मुश्किल है, तो और अगर हम इन फेवर ऑफ ग्रेविटी खींचेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा। तो टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट वी यूज़ द सिंगल फिक्स्ड पुली, इसलिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो इक्वल टू 1 रहता है। यानी अगर आपको 100 kgf का लोड को उठाना है तो आपको 100 kgf का एफर्ट लगाना है। दूसरा हम जो यूज़ कर रहे थे सिंगल मूवेबल पुली, इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 था, यानी अगर 100 kgf का लोड है तो उसे 50 kgf का एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन बहुत हैवी अगर हम लोड लें जिसको हमको लिफ्ट करना हो, शिफ्ट करना हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना हो, तो वहाँ पे हम लोग सिंगल मूवेबल पुली जो है वो इनफ नहीं है, क्योंकि उसका मैकेनिकल एडवांटेज हम कभी भी मोर देन 2 नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी एक लिमिटेशन थी जिसको रिड्यूस करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पुलीज़ को यूज़ किया। 2 मेथड्स हैं इस कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज़ में। पहला एक ये है कि 1 फिक्स्ड पुली हम यूज़ करें और सेवरल मूवेबल पुली यूज़ करें। दूसरा मेथड है कि हम फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली को 2 ब्लॉक्स में यूज़ करें। एक ब्लॉक होगा जिसमें सिर्फ फिक्स्ड पुली होंगी और एक ब्लॉक होगा जिसमें मूवेबल पुली होंगी, और इस सिस्टम को जो नाम दिया गया है वो है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो सबसे पहले जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज़ में, जिसमें एक फिक्स्ड पुली है और उसमें कई जो है हम मूवेबल पुलीज़ को यूज़ कर रहे हैं। इस डायग्राम में मैंने 3 मूवेबल पुली यूज़ की हैं, ए, बी और सी, और इसके साथ में एक फिक्स्ड पुली यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा है डी। तो टोटल 4 पुलीज़ यूज़ हुई हैं, 3 मूवेबल पुली हैं और एक फिक्स्ड पुली हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। हर मूवेबल पुली को हम लोग एक सेपरेट वायर से सस्पेंड करेंगे। ओके, ये हम जानते हैं कि जो भी अगर सेम स्ट्रिंग आप यूज़ करेंगे तो उसमें टेंशन सेम रहती है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं सिंगल मूवेबल पुली में। अगर एक वायर यूज़ हो रहा है तो चाहे जितनी भी पुली से गुजरता हुआ जाए उसमें जो भी टेंशन डेवलप होगी वो हमेशा सेम होगी। तो अगर हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स को यूज़ करेंगे तो उसकी टेंशन भी डिफरेंट होगी, और सबसे ज़्यादा जो टेंशन जनरेट होकर आएगी वो लोड साइड में आएगी। यानी जैसे जैसे हम एफर्ट साइड से लोड की तरफ बढ़ेंगे हमारी टेंशन जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम एक जो हमारे पास पुली सी थी, हम मूवेबल पुली हम वहाँ से शुरू करेंगे। मैंने एक रेड वायर में से एक स्ट्रिंग को शो कर रहा हूँ। ये रेड वायर की स्ट्रिंग मूवेबल पुली सी से होती हुई फिक्स्ड पुली को पार कर रही है। तो अगर हम इसमें एफर्ट ई लगा रहे हैं तो, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यानी कि जो मूवेबल पुली है ये फिक्स्ड है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर है तो इसका मतलब है कि डाउनवर्ड एफर्ट इज इक्वल टू द अपवर्ड टेंशन, यानी जो हमारा यहाँ ई है ये दैट इज़ इक्वल टू T1। और चूँकि इस एक ही स्ट्रिंग यूज़ हुई है जिसको रेड से शो कर रहे हैं तो इसमें हमेशा टेंशन सेम होगी, यानी इस पूरे रेड वायर में सेम टेंशन T1 एक्ट करेगी। सो एफर्ट आपका किसके इक्वल हो गया? T1 के इक्वल हो गया। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफर्ट E इज इक्वल टू T1, और ये मेरा एक्सप्रेशन नंबर 1। अब आते हैं हम लोग एक दूसरी स्ट्रिंग को जिसको मैंने ग्रीन वायर से शो किया है, और इस ग्रीन वायर की स्ट्रिंग जो है ये B से होती हुई C के आउटपुट यानी लोड में जाके कनेक्ट हो रही है। अब यहाँ एक चीज़ है, इस C को सपोर्ट दे रही है 2 स्ट्रिंग्स और दोनों पे टेंशन T1 है।
तो इस लोड L1 को अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस लोड L1 को 2T बैलेंस कर रहे हैं। दैट मीन्स योर L1 इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द T1 प्लस T1 2T। और ये जो ग्रीन वायर से हमने कनेक्ट किया ये भी L2 की पोजीशन एंड लोड पे जाके कनेक्ट है, यानी L2 पे जितना वैल्यू L1 की जितनी वैल्यू आएगी वही सेम वैल्यू टेंशन T2 की होगी। सो दो सेगमेंट्स हैं जो हमारे इस पुली C को कवर कर रही थी। सो L1 इज इक्वल टू T1 प्लस T1 ट्वाइस ऑफ T1, और चूँकि हमारा T2 इसी लोड L1 पे जाके कनेक्ट हो रहा है, सो L1 एंड T2 ये दोनों एक ही चीज़ को शो करेंगे, एक ही वैल्यू को शो करेंगे। सो L2 इज इक्वल टू ट्वाइस T1 लिखें या हम T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1 लिखें, दोनों बात एक ही है। इसको मैंने एक्सप्रेशन नंबर 2 मान लिया। तीसरी एक स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ जिसको वॉयलेट कलर से शो किया है, दैट इज़ T3। इस टेंशन T3 में इसको लोड L2 से कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर L2 को सपोर्ट दे रही है जो दो स्ट्रिंग, उनका टेंशन T2 है। तो यानी L2 इज इक्वल टू T2 प्लस T2 ट्वाइस ऑफ द T2, और ये L2 T3 से बैलेंस्ड T3 के साथ कनेक्ट है, यानी जितनी L2 की वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू T3 की आएगी। सो L2 इज इक्वल टू T2 प्लस T2 ट्वाइस ऑफ द T2। इक्वेशन नंबर जो सेकंड थी वहाँ से हम T2 की वैल्यू को इस पर रख देंगे, तो L2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1, दैट मीन्स 2 इंटू 2 4 T1। चूँकि L2 और T3 मैंने आपको बताया कि दोनों सेम पॉइंट पे कनेक्ट हैं, तो T3 इज इक्वल टू हो गया 4 T1, और इसको एक्सप्रेशन नंबर 3 बना दिया। अब ये जो दोनों सेगमेंट्स थे जो मैंने T3 टेंशन जिनमें हो रही है, ये दोनों सेगमेंट A को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी मेरा लोड जो है इसी पुली A से कनेक्ट है। तो इसका मतलब है कि जितना ये लोड है उसको बैलेंस हमारे दो T3 कर रहे हैं, दो टेंशन T3 कर रहे हैं। तो लोड को बैलेंस कर रहा है T3, तो दैट मीन्स L इज इक्वल टू T3 प्लस T3 ट्वाइस ऑफ द T3। और इक्वेशन नंबर 3 से हम T3 की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दें, तो लोड हमारा हो गया 8T1। अब यहाँ पे फिर से एक बार हम ध्यान रखें, E था हमारा T1 और लोड है हमारा 8T1। एफर्ट E इज इक्वल टू T1 जो हमने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी, और लोड हमारा हो गया 8T1 जिसको इक्वेशन नंबर 4 हम दे रहे हैं। इस लोड को 8T1 को मैं 8 को मैं 2 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 2 टू द पावर 3 इंटू T1। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड इज 2 टू द पावर 3 इंटू T1, एफर्ट T1, सो T1 एंड T1 इज कैंसिल, सो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 3। सो अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो अगर किसी भी मल्टीपल पुली सिस्टम में n मूवेबल पुली हैं और एक फिक्स्ड पुली है, ध्यान रखिएगा n हम यूज़ कर रहे हैं मूवेबल पुलीज़ के लिए, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 टू द पावर n होता है। अगर हम इससे पीछे वाले में देखें कि 3 जो हमारा आया था 2 की पावर 3, तो 3 हमारे पास क्या था, 3 मूवेबल पुली थी फिक्स्ड पुली के साथ में, यानी A B C 3 मूवेबल पुली यूज़ किए थे, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज 2 टू द पावर 3 आया था। तो जनरल टर्म में अगर n मूवेबल पुली होगी तो और एक 1 फिक्स्ड पुली के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा सिस्टम का वो 2 टू द पावर n होगा। ओके, आई होप कि आपको इस मैकेनिकल एडवांटेज निकलना समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा वेलोसिटी रेशियो। सेम जो डायग्राम हम लोगों ने पीछे ड्रॉ किया था उसी सेम डायग्राम्स को हम लेके कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्चुअली वेलोसिटी रेशियो को समझने के लिए सबसे पहले इसके फार्मूले को ध्यान से समझना होगा। वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला था डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट साइड अपॉन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड साइड। ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट साइड, इसको हम लोग DE से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड साइड DL से, यानी हमारे पास जो वेलोसिटी रेशियो है दैट इज़ DE अपॉन DL। सो एक्चुअली आप कुछ बुक्स में आप पाएंगे कि ये जहाँ मैंने पुली A यूज़ किया वहाँ से भी आपको शो करता हुआ दिखाया जाएगा और आपको हम E से भी शो करता दिखाएगा। तो ये दोनों साइड से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस दोनों में फ़र्क ये है
कि जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो एफर्ट साइड से शुरू करूँगा, यानी कि फिक्स्ड पुली के साइड से शुरू करूँगा। सो जो वैल्यूज़ हैं वो हाफ़ होती चली जाएंगी। और अगर आप इसको दूसरे साइड से शुरू करेंगे, यानी कि पुली ए की साइड से शुरू करेंगे, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आप उसे डबल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस सेम है, बेस सेम है। ठीक है, बस उसको समझने का है आपको कि आपको कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं इसको फिक्स पुली की साइड से शुरू हुआ तो हर बार मेरा लोड जो डिस्प्लेसमेंट है उसके हाफ से डिस्प्लेस होगा। और अगर मैं पुली ए से शुरू करता हूँ तो हर बार जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मेरी लोड के डिस्प्लेसमेंट का डबल होगा। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें इसको रेड वायर जो मैंने यूज़ किया है, यानी कि जो मेरी पुली सी को सपोर्ट कर रहा है, मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यानी मैं एफर्ट से शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहली कंडीशन मैं ले रहा हूँ कि सपोज़ माई एफर्ट इज़ मूविंग बाई एक्स डिस्टेंस। चूँकि मेरा एफर्ट जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स डिस्टेंस का हो रहा है, तो इसको मैंने डी ई से रिप्रेजेंट किया है। तो आप पुली डी की साइड में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है डी ई इज इक्वल टू एक्स। ओके, यानी कि मेरा जो मूवेबल पुली है वो एक्स डिस्टेंस जो रोप जा रही है एफर्ट साइड में एक्स डिस्टेंस मूव कर रही है। जो रेड वायर की रोप है ये पुली सी को सपोर्ट कर रही है। तो यानी कि ये पूरा वायर जो भी रेड वायर है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों सेगमेंट्स में वो एक्स होगा। अगर हम इसको सीधा सा कंपेयर करें सिंगल मूवेबल पुली, जिसमें सिर्फ आप सी और डी को ध्यान दें, तो ये पूरा सेम वैसा ही है जैसा कि सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल मूवेबल पुली थी। ठीक, तो सिंगल मूवेबल पुली और ये सी और डी का अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है। सिंगल मूवेबल पुली में भी जो एफर्ट साइड थे वो एक्स डिस्प्लेस हो रहा था और जो लोड था वो x/2 डिस्टेंस मूव हो रहा था, यानी जितने सेगमेंट उसे सपोर्ट करेंगे उसका वो हाफ जो है मूव करेगा। तो यहाँ पर जो रेड वायर है ये अगर ई एफर्ट साइड से ई डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रहा है, तो जो लोड है मेरा सी पे, यानी जो मेरी पुली है सी, वो x/2 डिस्टेंस, यानी जितना हमारा सेगमेंट्स ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि दो सेगमेंट सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए लोड का जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा वो हाफ हो जाएगा। तो यानी कि अगर x डिस्टेंस से आपका स्ट्रिंग्स ऊपर की तरफ मूव करेगी तो लोड जो है उसके हाफ से मूव करेगा। इट मीन्स x/2। ओके, इफ द एफर्ट E attached to the fixed pulley moved down by distance x, the string connected to the axle of pulley C moved up by same distance x, pulley C moved up by distance x। यानी मैंने अभी आपको जो स्टार्टिंग किया था वेलोसिटी, मैंने कहा था कि अगर मैं आप जिस तरह से मैं चल रहा हूँ डी के साइड से फिक्स्ड पुली से डी सी बी ए, तो मैं हर बार ये कहूँगा कि मेरा लोड हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ माई स्ट्रिंग मूव करेगा। और अगर हम ए से शुरू करेंगे तो यही स्टेटमेंट हम कहेंगे कि डबल x/2 को डबल करेंगे हम तो x हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप ए बी सी से शुरू करेंगे, कुछ बुक में इसको आपको इसी तरह से लिखा है ए बी सी से, तो उसको डबल किया, इसलिए कोई फ़र्क नहीं उसमें पड़ने वाला। ठीक है, अब आते हैं हमने ग्रीन वायर। जो मेरी पुली सी थी ये x/2 डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो जब पुली सी ऊपर की तरफ मूव करेगी और पुली सी से मैंने ग्रीन वायर को अटैच किया है, तो वायर भी मेरा x/2 डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो दोनों सेगमेंट जो बी को सपोर्ट कर रहे थे वो दोनों के दोनों सेगमेंट x/2 डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव होंगे। अब अगर ये दोनों सेगमेंट x/2 डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव होंगे तो मेरी जो पुली बी है ये इसका हाफ जो है ऊपर की तरफ मूव करेगी, यानी x/2 का हाफ x/4। ओके, सो मेरी जो पुली बी है ये ऊपर की तरफ x/4 डिस्टेंस से अप करेगी। तीसरा वायर हमने कनेक्ट किया जो उसको ब्लू से शो किया, दैट इज़ हमारा, चूँकि पुली बी x/4 डिस्टेंस ऊपर की तरफ जा रही थी, तो यानी कि मेरा ये पूरा वायर ब्लू भी x/4 डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव करेगा। यानी पुली ए जो है वो मेरे सेगमेंट्स का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके हाफ से डिस्प्लेस होगी, यानी x/4 का हाफ x/8। यहीं पे मेरा लोड भी कनेक्ट था, यानी लोड मेरा ऊपर की तरफ मूव करेगा x/8 डिस्टेंस से। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन द लोड साइड इज़ x/8, यानी हमारा जो लोड था वो x/8 डिस्टेंस से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑन द एफर्ट साइड इज़ x, डिस्प्लेसमेंट ऑन द लोड साइड इज़ x/8। ठीक है,
So velocity ratio, displacement on the effort side upon displacement on the load side. So x upon 8. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आएगी 8 मीन्स 2 to the power 3। अगेन इसमें चूँकि 3 हमारे पास मूवेबल पुली थी, इसलिए यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने मैकेनिकल एडवांटेज में किया था। अगर n मूवेबल पुली हैं हमारे सिस्टम में वन फिक्स्ड पुली के साथ, तो जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो 2 to the power n होता है। यानी इसमें 3 मूवेबल पुली थी, इसलिए वेलोसिटी रेशियो भी हमारा 2 to the power 3 आएगा। अच्छा, अब एक बात और आती है कि जब हमारा वेलोसिटी रेशियो भी 2 to the power 3 है और मैकेनिकल एडवांटेज भी हमारा 2 to the power 3 है, तो यानी कि अगर हम इस तरह का कोई भी सिस्टम यूज़ करते हैं तो हमारी इफ़िशियंसी जो है वो 100% आएगी, बिकॉज इफ़िशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। सो दोनों सेम है, 2 to the power n अपॉन 2 to the power n, दैट मीन्स 1 और 100%। बट ये सिर्फ जो है आइडियल सिचुएशन में ही पॉसिबल। इन प्रैक्टिस अगर हम देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम मल्टीपल पुलीज यूज़ करेंगे तो हर पुली में कुछ ना कुछ वेट होगा, और जो स्ट्रिंग है वो भी आपकी वेटलेस नहीं होंगी, उनका भी एक अपना थोड़ा ही बहुत वेट होगा। तो पहला तो वेट की वजह से कभी भी या इनको हम आइडियल मशीन नहीं कह सकते हैं। दूसरा, जब भी हम पुलीज यूज़ करेंगे तो उसकी बेरिंग्स के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो ये दो ऐसे मेन रीज़न हैं जिसकी वजह से कभी भी हमको मैकेनिकल एडवांटेज 100% नहीं मिलेगा। तो जितनी भी प्रैक्टिकल मशीन्स होती हैं उन सभी का एफिशिएंसी लेस देन 100% ही मिलेगी, या दूसरे टर्म में लेस देन 1 हो। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप you have able to understand how we can calculate the velocity ratio of a multiple pulley.